हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है ना। अभी तक इस जो सीरीज़ हमने फाइनल टेस्ट शुरू की है इसके अंदर हमने 6 चैप्टर तक कवर कर लिया है, यानी कि एनसीईआरटी के हिसाब से बोल रहा हूँ। और आज मैं 7वां चैप्टर यानी कि निर्देशांक ज्यामिति को लेकर के आपके सामने हूँ और इसका फाइनल टच, अब हम इसका फाइनल टच देंगे। फाइनल टच कहो या रिवीजन कहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे पहले हम इस चैप्टर को डिटेल्ड पढ़ा चुके हैं एनसीईआरटी से और अधिकतर बच्चों ने वो देख भी चुके हैं और पूरा का पूरा जो एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से कराया है। और अगर वो नहीं देख पाए हो तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिटेल्ड वीडियो का मतलब है कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी से सारा चैप्टर होगा। तो पूरा चैप्टर यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस कम होंगे। क्वेश्चंस कम वो क्वेश्चंस आएंगे जो मतलब जिनकी संभावना बोर्ड में आने की ज़्यादा है, उन क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करेंगे। ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, पॉइंट सारे कवर करेंगे। पॉइंट का मतलब है कि कॉन्सेप्ट सारे समझाएंगे, क्वेश्चंस कम करेंगे। वहाँ पे क्या था, क्वेश्चंस हमने प्रचार बहुत भरपूर मात्रा में किए थे जब मैंने आपको चैप्टर कराया था। तो जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, इसको लेकर के हमारे मुख्यतः इसके अंदर 3 पॉइंट्स बनते हैं। 3 पॉइंट बनते हैं और तीनों पॉइंट्स को बारी बारी से डिस्कस करते हुए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला जो है वो बेसिक है, उसमें से कभी कभार आता है क्वेश्चन, लेकिन बताना जरूरी है, वो है निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। निर्देशांक ज्यामिति का परिचय जो है, ज्यामिति का परिचय। और परिचय का मतलब ये भी है क्योंकि चैप्टर क्लास 9th में भी हल्का फुल्का था। आपने जो क्लास 9 ठीक ठाक पढ़ के आए होंगे उनको पता होगा। तो परिचय में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे हम अक्ष के बारे में बात करते हैं कि अक्ष क्या होती है, ठीक है। फिर बिंदु क्या होता है, समझ में आ रही बात। बिंदु, और बिंदु में 2 चीजें होती हैं, एक भुज होता है, ये चीज मैं सब बता चुका हूं पहले, एक कोटि होती है। इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये सब चीजें निर्देशांक ज्यामिति के परिचय में आती हैं। और उसके बाद चतुर्थांश क्या होता है, ठीक है, चतुर्थांश है ना आपके पास में। ये 3-4 पॉइंट हैं, और भी 1-2 पॉइंट होगा जरा, ठीक है नहीं। तो बस यही है। एक पॉइंट और होता है, कार्तीय तल क्या होता है, जो कि कार्तीय तल, जो कि हम क्लास 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं इन सब पॉइंट्स को। ये इंट्रोडक्शन रहता है। और इंट्रोडक्शन में से इंट्रोडक्शन इस वजह से बताना मुझे जरूरी लग रहा है क्योंकि जैसे मैंने पिछले कुछ पेपर्स का थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लिया, देखा, तो एक बहुविकल्पीय सवाल कहीं ना कहीं इसमें से बनता है, ठीक है। और अगर क्लास 9th का आपने कर लिया होगा तब भी उसको आप कर लोगे, लेकिन फिर भी जब फाइनल टच दे रहे हैं तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसा पॉइंट ना छूटे कि आप कहें मुझे कि सर आपने क्वेश्चन इस तरीके का नहीं कराया था, और तो रिकॉर्ड खराब होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये फाइनल टच हम प्रॉपर तरीके से देने के लिए हम इसको भी करेंगे। दूसरा जो पॉइंट बनता है वो दूरी वाला सूत्र बनता है। आपको पता, दूरी है ना आपके पास में, दूरी का सूत्र। और दूरी के सूत्र पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दूरी के सूत्र पे सवाल पेपर में पूछा भी जाता है। ये दूसरा पॉइंट इसका बनता है। इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और इस पर जितने संभावित प्रश्न हैं आपके वो भी मैं करूंगा। तीसरा जो पॉइंट बनता है वो बनता है विभाजन सूत्र, है ना। क्या बनता है, विभाजन सूत्र, जिसमें हम अनुपात संबंधित सवाल करते हैं, ठीक है। एक बार अगर पूरा चैप्टर का स्ट्रक्चर आपको पता चल जाता है तो आई थिंक चीजें समझना आसान रहता है। इसी वजह से मैं सारे पॉइंट्स आपको अभी बता रहा हूं, है ना। तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ इसमें हमें क्या क्या चीजें हमने कवर की हैं, किस चीज में हमारा हाथ थोड़ा सा टाइट है, किस में हम ठीक ठाक महसूस करते हैं, सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग इन पहले ही एक कच्चा चिट्ठा इसका बना लेते हैं कि इसके अंदर क्या करना है। नंबर 4 पे एक पॉइंट और आता है हमारा, वो है त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल वाले सवाल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल को लेकर के आपने बहुत सारे सवाल किए हैं, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उसके संबंध में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और अगर पेपर के लिहाज से बात करूं तो संभावना 2nd, 3rd और 4th में से बड़े नंबरों की है। कितने की है, बड़े नंबरों की है। और अगर आपने सिलेबस देखा हो तो ये निर्देशांक ज्यामिति का जो हिस्सा है मुझे लगता है 5 नंबर के आसपास का तो है ही है शायद। वो देख लेना, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और सिलेबस में आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस में देख लेना, काफ़ी ठीक ठाक नंबरों का ये है ना। तो अगर आप 70 में से 70 वाली तैयारी के चक्कर में हो, ठीक है, तो फिर तो इसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। आसान टॉपिक है तो क्यों छोड़ोगे, ठीक।
तो आज सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसका ज्यामिति का परिचय, और परिचय में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे जितना हम वीडियो के अंदर, मतलब जितना इस चैप्टर के अंदर जा चुके हैं जब हमने डिटेल वीडियो कराई थी। ठीक है, आज हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बातें करके निकल लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हम पहले पढ़ा चुके हैं, और अगर ढंग से पढ़ना फिर मैं कहूँगा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ क्लिक करके 1 आध घंटा वहाँ दो तो समझ में आ जाएगा, एक ही वीडियो देखना पड़ेगा वहाँ भी। ठीक है, चलिए तो आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं निर्देशांक ज्यामिति का परिचय, उसके बाद देखते हैं कितने पॉइंट आज की कवर कर पाते हैं इसके अंदर। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में बेसिकली क्या है, निर्देशांक ज्यामिति क्या है, आपको अगर ध्यान से मैं बताऊं कि किसी भी, देखो ये हमारे पास कोई तल है, जैसे मेरा बोर्ड है, एक समतल है, इस समतल में अगर कोई पॉइंट मैं यहां बना दूं, ये कोई बिंदु है, इस बिंदु की मुझे स्थिति बतानी है, कहां स्थित है, इसका एड्रेस बताना है, कहने की बात यह इसका पता बताना है कहाँ है। तो कुछ हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे इसकी स्थिति को सही तरीके से बता सकते हैं। देसी भाषा में अगर कहें कि क्या कोई कहे कि पॉइंट कहाँ है, ये कहेंगे कि सर ये राइट साइड में, थोड़ा सा राइट साइड के करीब है, सेंटर में नहीं है, ऐसा कुछ बताएंगे, है ना। या ऊपर से इतने ऊपर, थोड़ा सा ऊपर से और नीचे से देखा जाए तो बीच से थोड़ा सा ऊपर है, तो मतलब एग्जैक्ट पोजीशन देना बातों में संभव नहीं है अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री को साइड में रख के अगर बात करें तो। इस पॉइंट की स्थिति बताने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं कि 2 रेखाएं बनाते हैं, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। ठीक है, और इन रेखाओं को ही हम अक्ष कहते हैं। बहुत तेजी से बात करेंगे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में तो इसमें इतना भी जा सकते हैं कि इसमें पूरा 1 घंटा निकाल सकता हूं, मुझे इतना पता है, इसके अंदर इतने पॉइंट्स हैं, लेकिन बोर्ड की तैयारी करना है तो समय आपका कीमती है, इसीलिए हम थोड़ा सा चीजें तेजी से करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट की स्थिति बताने के लिए 2 लाइन का सहारा लेते हैं। एक लाइन होती है जो क्षैतिज रेखा होती है और जिसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। दूसरी लाइन जो ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन होती है, बेसिकली उसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, और ये हमारी वाई अक्ष है। ठीक है, वाई अक्ष है। ठीक है, इन अक्षों के सापेक्ष ही हम इसकी स्थिति का जायजा लेते हैं। मतलब देखो, जहां दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं, ये वाला पॉइंट जो होता है इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं, कहीं भी लिख लो, एनीवेयर, और इसको हम लोग कहते हैं ये मूल बिंदु है। कैसा है ये, मूल बिंदु। ठीक है, आपके पास में घंटा घर है, ये कहने की बात ये है। ओके, और घंटा घर से एक रोड इधर जा रही है, एक रोड इधर जा रही है, तो अब इसकी स्थिति बताना बहुत आसान है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक्स अक्ष पे कितनी दूरी पर है। समझ में आ रही बात, एक्स अक्ष पे कितनी दूरी पर है, इसका मतलब क्या है कि ये देखो यहां से ये वाली दूरी आप समझ पा रहे हो, यानी कि अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं नीचे की तरफ, ये लाइन ऐसे बनाऊं इस बिंदु से होती हुई, तो ये बताएगी कि ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। सपोज कर लो ये हमारे पास में 3 मात्रक की दूरी पर है, 3 जो भी 3 सेंटीमीटर, मीटर या 3 इकाई जो भी है, मैं 3 लिख रहा हूं, 3 इकाई लिख दे रहा हूं। 3 इकाई, इकाई का मतलब समझते हो ना, क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर की बात होगी सेंटीमीटर कर लेंगे, मीटर की बात मीटर है, तो जैसे भी होगा। और ये तो हमारी पास होगी कि एक्स अक्ष की दिशा में ये कितनी दूरी पर है। अगर वाई अक्ष की दिशा में देखा जाए, सपोज कर लो कि वाई अक्ष की दिशा में ये यहां से एक लाइन बनाएंगे, और ये लाइन जो है, ये डिस्टेंस जो है हम कह लेते हैं ये 2 इकाई है। कितनी है, 2 इकाई है। ठीक है, तब इस पॉइंट की जो पोजीशन दी जाएगी, इस पॉइंट पर मैं पी कह दूं, इस पॉइंट की पोजीशन दी जाएगी 3,2। समझ में आ रही बात, और 3,2 जो है ये क्या बताएगा, 3 का मतलब है कि एक्स अक्ष की दिशा में तो ये 3 इकाई दूरी पर है, और वाई अक्ष की दिशा में ऊपर की तरफ ये 2 इकाई की दूरी पर है। अब ध्यान दें, इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि इस P पॉइंट की वाई अक्ष से जो दूरी है, वाई अक्ष से दूरी तो 3 है, देख लो, चेक कर लो, वाई अक्ष से दूरी कितनी है, 3 इकाई है, तो ये 3 है तो ये भी 3 ही होगी ना, और एक्स अक्ष से दूरी जो है वो 2 इकाई है। ठीक है, तो अब इसका एड्रेस हमें कंफर्म है। अगर आपको कह दिया जाए कि एक पॉइंट है ए और जिसकी वैल्यू हमारे पास 1,2 है या -1,2 है ना, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी ये पॉइंट जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो वाई अक्ष से दूरी जो है वो तो -1 है, और एक्स अक्ष से दूरी जो है वो
2 है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा जिन बच्चों ने पहली बार देखा है। वजह क्या है मैं अभी क्लियर करता हूं। ये जो है ये इसको कहते हैं, पहले नंबर को हम कहते हैं भुज। अभी क्लियर हो जाएगा क्या कहते हैं, भुज। अंग्रेजी में कहते हैं एब्सिसा, जान लेना, वो बता चुका मैं पहले ही, ठीक है। और नीचे लिख ले थोड़ा सा इसको। दूसरे नंबर पे जो ये वैल्यू है ये हमारा कोटि, क्या होती है, कोटि। बेसिकली इसको x कहते हैं और इसको हम लोग y कहते हैं। तो फाइनली अगर पॉइंट एक्स वाई का मतलब है कि x इसके अंदर भुज है और y इसके अंदर कोटि है, ठीक है। ये भुज क्या है, भुज जो है इस भुज को समझ लें जरा यहीं पे। ये बिंदु की y अक्ष से दूरी है, y अक्ष से दूरी है, बात समझ में आ रही है। कोटि जो है वो x अक्ष से दूरी है, x अक्ष से दूरी है। आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर भी। 3 जो है, 3 क्या है, ये 3 दूरी तो ये है ना, और इस बिंदु की ये दूरी क्या है, ये y अक्ष से तो दूरी है, समझ में आ रही है बात। और 2 क्या है, वो x अक्ष से दूरी है, देख लो, है ना। तो आपके पास में तो डेफिनेशन याद रखें, भुज मतलब y अक्ष से दूरी किसी बिंदु की, और हमारे पास में कोटि जो है वो x अक्ष से दूरी है। तो ये चीजें आपको पहले भी क्लियर थी, अब मैं बता रहा हूं तो अब भी ये आई थिंक अच्छे से हो गई होगी। 2-3 पॉइंट क्लियर हो गए, अक्ष क्या होता है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है ना। अब जैसे एक एग्जांपल था ये माइनस वाला, कौन से वाला, माइनस वाला, जो डस्टर ले लें, है ना। तो और क्लियर करते हैं, 1-2 पॉइंट और क्लियर करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि एक एनी पॉइंट है हमारे पास, कोई बिंदु है माइनस के 1,2 है सपोज कर लो। इसका मतलब इसमें जो x की जो वैल्यू है वो -1 है और जो y की वैल्यू है वो 2 है। तो अब इसको यहां पे कैसे देखेंगे, इसको देखने का तरीका ये देखो। अब थोड़ी सी बात समझ लें, मूल बिंदु से इस तरफ जो हिस्सा है राइट हैंड की तरफ, जैसे मैं खड़ा हूं इस हिसाब से राइट हैंड की तरफ, इसमें धनात्मक दिशा मानी जाती है। ये क्या मानी जाती है, धनात्मक दिशा। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये अभी इसके हिसाब से करो ना, हमने 3 लिए तो सपोज कर लो ये 1 हो गया, है ना, ये 2 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया 3, 1 2 और 3। ऐसे यहाँ पे ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ऐसे ऊपर की तरफ 3, ये फिर आपके पास में 4। क्लियर है। अब अगर इस तरफ आए तो याद रखें कि ये माइनस में आएगा, ये -1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, ऐसे करके। नीचे की तरफ आएंगे तब भी हम माइनस कंसीडर करेंगे, तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया और माइनस का 4 हो गया। ओके, मुझे लग रहा है कि ये चीजें वैसे बतानी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये सब मैं करवा चुका था पहले, और क्लास 9th पास करके ही बैठे हैं सब 10वीं में, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, कर लें फिर भी। तो अब अगर इस पॉइंट को प्लॉट करना है -1 -2, तो x बराबर -1 मतलब y अक्ष से दूरी -1, ठीक है आपके पास में। ये कहें x पे तो -1, x एक्सिस पे -1 हो गया, यहां पे हो गया, और y पे 2 है, y पे 2 का मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे प्लस दिशा में, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहां को होगा, यहां को होगा। ये देखिए, ये जो a पॉइंट है -1, तो वो ये पॉइंट यहां होगा। पॉइंट को प्लॉट करना, बिंदु को निर्धारित करना इस सिस्टम के अंदर, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि अगर अभी थोड़ी बहुत कमजोरी रह गई तो अभी तो चल जाएगा 10वीं में, लेकिन आगे जब आप लोग 11th 12th या फिर कहीं फर्दर स्टडी कुछ भी करोगे तो उसमें यहाँ अगर ये चीज़ें नहीं क्लियर हैं फिर भूल जाओ गणित, उसके आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब एक चीज और थी, क्योंकि मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले हम लोग अक्ष जानते हैं क्या है, अक्ष के अंदर हम बिंदु जानते हैं क्या है, ये पॉइंट बताता है। इसमें बिंदु में 2 चीजें भुज और कोटि के बारे में जानकारी लेते हैं बेटा, है ना। उसके बाद में हमने कहा था कि चतुर्थांश क्या होता है ना, इसको बता रहे हैं चतुर्थांश क्या होता है। एक होता है कार्तीय तल क्या होता है, कार्तीय तल क्या होता है। देखो ये पॉइंट क्लियर कर चुका मैं, फिनिश। भुज कोटि फिनिश, चतुर्थांश अभी 2 मिनट में बता रहा हूं, कार्तीय तल अभी 2 मिनट में बता रहा हूं, कुछ नहीं है। चतुर्थांश का मतलब है, देखो इस जब भी हम किसी भी तल के अंदर, कोई कागज आपके पास में, ये कागज है, समझ रहे हो, अगर इसमें एक लाइन तो x एक्सिस बनाऊं, एक लाइन y एक्सिस बनाऊं, तो उसके 4 हिस्से बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो बस यही चतुर्थांश है। मतलब इस सिस्टम में कैसे, ये पहला चतुर्थांश है, क्या है ये, पहला चतुर्थांश, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
थोड़ा समय दे लें, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई समय देने से बढ़िया होती है। ये सेकंड वाला बनेगा चतुर्थांश, ठीक है जी आपके पास में। ये थर्ड वाला बनेगा चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश, ठीक है जी। ये फोर्थ वाला बनेगा चतुर्थांश, ठीक है आपके पास में, ओके। और ये जो जहां पे ये देखो, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है जिस पे ये काम कर रहे हैं, यही कार्तीय तल है, समझ रहे नहीं समझ रहे, यही कार्तीय तल है। ये एक प्लेन है जिस पर हमने दो लाइनें बनाई, यही कार्तीय तल है। कार्तीय तल में ज्यादा जानकारी लेनी, कार्तीय तल में बिंदु है, ये ए हो गया, ये बी होगा, कार्तीय तल में एक्स एक्स है, कार्तीय तल में ये वाई एक्स है, तो ये सब चीजें कार्तीय तल की हैं। लेकिन दो तीन मोटी मोटी, सॉरी छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग 10वीं में भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो 9th से आई है, उनको जरूर मैं बता के चलूंगा यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल करेंगे। बिंदु से संबंधित ही है वो, किससे संबंधित है, बिंदु से। वो क्या है, मैं फालतू चीजें हटा रहा हूँ, जो काम की है उसको रख रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जो अगर कुछ नोट करने लायक है, वैसे तो कुछ है नहीं, सब बकवास मैं पहले कर चुका हूँ, ठीक है। जो मुझे जरूरत है जिसकी, मैं वो रखूंगा सिर्फ, मैं इसको ए को भी हटाऊंगा, ओके। और बेटा यहाँ पे 1 था, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि यार सर बस पढ़ाते पढ़ाते कुछ फालतू चीज़ें डिस्कस ही नहीं करते, मौज मस्ती वाली बातें जैसे होती हैं और चैनल्स पे, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तो आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई हर जगह नहीं होती। तो सिर्फ जितना भी समय मैं दे रहा हूँ, मैं इसलिए कोशिश करता हूँ क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपके, अगर आप वीडियो में 10 मिनट बैठे हैं तो 10 मिनट में आपको कुछ मिलना चाहिए, फालतू डिस्कशन नहीं। मौज मस्ती तो चलती रहती है, आप आपस में भी करते हैं। जितना हो सकता है समय सारा किस में जाना चाहिए, पढ़ाई में, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर फर्स्ट में कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी बिंदु होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे, यानी कि निर्देशांक, इसको निर्देशांक ही बोलते हैं, जो बिंदु बोलते हैं ये निर्देशांक है। पहला आपके पास में x है, दूसरा y है, मैंने बताया पहला भुज है, दूसरा कोटि, तो ये निर्देशांक ही है। निर्देशांक का मतलब है बिंदु को निर्देशित करने वाले अंक, निर्देशांक, ठीक है। तो अगर मैं ये बात करूं आपके सामने कि इस चतुर्थांश में आने वाले सभी बिंदुओं के चिन्ह कैसे होंगे, क्योंकि इस बिंदु के अंदर इसमें x भी कैसा है, कैसा है, प्लस वाला है, और y भी कैसा है, प्लस वाला है, मास्टर साहब, ओके। इस वाले के अंदर बात करें, x कैसा है, माइनस वाला, और y कैसा है, प्लस वाला, तो इसके चिन्हों की स्थिति ये रहेगी। इस वाले में x भी माइनस में, y भी माइनस में, चेक कर लो, x भी माइनस में, y भी माइनस में। चौथे में x प्लस में, y माइनस में। तो वो जो सवाल जिसकी वजह से मुझे परिचय देना पड़ रहा, वो बोर्ड परीक्षा 2019 में जो पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि बताओ कि 3,-4 किस चतुर्थांश में है, जबकि क्लास 9 का सवाल है, लेकिन मजबूरी है, कराना है। तो सोचो ये वाला पॉइंट कौन से चतुर्थांश में होगा, ये वाला पॉइंट जहां x का मान प्लस है आपके पास में और y का मान माइनस है, देख रहे हो ना। तो x का मान प्लस, y का मान माइनस, आई थिंक दिस इज फोर्थ, ये फोर्थ का है ना, फोर्थ का है ना, तो लिखेंगे चौथे चतुर्थांश का है, चतुर्थ चतुर्थांश का अंग्रेजी में कहोगे तो फोर्थ आपके पास में कॉन्टिनेंट का है आपके पास में, ठीक है। क्वाड्रेंट, सॉरी कॉन्टिनेंट नहीं, क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट का है आपके पास में, ठीक है। चलिए ये तो बड़ा इजी था, आप लोग बता देंगे, है ना आपके पास में। अब मैं बताता हूँ थोड़ी सी बातें इधर की तरफ ध्यान देंगे, ये वाली, ठीक है। अब मेरे को एक क्वेश्चन है, अगर आप सोचो, मैं कह रहा कि 3,0 बताओ। समस्या कुछ बच्चों को आई होगी, लेकिन बहुत बच्चों को पता भी होगा, मैं इतना विश्वास आप पे करता हूं क्योंकि आपने 9th पढ़ के आए हैं। आपको दिख रहा है x का वैल्यू प्लस में है, लेकिन y का वैल्यू जो है वो 0 है। 0 को आपको ना तो प्लस डिसाइड कर सकते ना माइनस डिसाइड कर सकते, तो कहां होगा भाई फिर ये पॉइंट, कहां पॉइंट होगा ये पॉइंट किसी भी चतुर्थांश में नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि फिर ये किसी ना किसी अक्ष पर है। अक्ष का मतलब क्या है, क्योंकि यहां पर जो कोटि है वो 0 है, क्या है, कोटि 0 है, और कोटि क्या होता है, x अक्ष से दूरी होती है। इसका मतलब ये है
कि एक्स अक्ष से दूरी जो है वो 0 है। और जब एक्स अक्ष से 0 होगी तो 0 कब होगी, यानी कि वो बिंदु एक्स अक्ष पे ही होगा, यानी कि इस एक्स पे कहीं ना कहीं होगा, वो इधर हो या इधर हो। बात समझ रहे हो? तो कोटि हमारी 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है एक्स अक्ष पर होगा। और एक्स अक्ष पे 3, वाई का मान अब देख लो, वाई प्लस में है ना, वाई प्लस में है, तो यानी कि आपके पास में वाई तो प्लस में हो गया, एक्स का मान 0 है तो यहां पे होगा। और हमारे पास में एक्स की वैल्यू 0 तो यही होगी ना, तो वाई की वैल्यू मैं गलत बोल रहा हूं शायद, एक्स की वैल्यू है ना हमारे पास में 3, तो एक्स की वैल्यू 3 हो गई और वाई की वैल्यू 0 है, और कोटि की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 0 का मतलब है एक्स अक्ष से दूरी 0, इसका मतलब कहां पड़ा रहेगा, वो एक्स अक्ष पे ही होगा। ठीक है भाई, बस मोटी मोटी छोटी छोटी बातें ये हैं कि यदि देखो अगर पॉइंट ऐसा है x, 0 है, यानी कि इसमें किसका वैल्यू 0 है, y का 0 है, तो पॉइंट x अक्ष पे होगा। अगर 0, y है तो इसका मतलब x का वैल्यू 0, तो वो पॉइंट y अक्ष पे होगा। इसको प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते हैं, और इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको मैं खुद ही दे रहा हूं, रफ कॉपी में बना के देख लेना कि 0, -3 कहां होगा, 0, -3 बताओ, 0, -3 कहां होगा, x पे 0 का मतलब हम लोग x अक्ष पे 0 पे ही रहेंगे, अभी कहीं नहीं जा रहे। और y = -3, इसका मतलब नीचे की तरफ आ जाओ, यानी कि ये पॉइंट यहां है। तो मैंने अभी क्या चिल्लाया था कि अगर x का मान 0 है तो वो पॉइंट y अक्ष पे होगा, देख लो y अक्ष पे है नहीं है। ओके, तो आई थिंक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए मेरे हिसाब से क्लियर हो गए, क्योंकि मैं पहले ही पढ़ा चुका, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं जितनी 10-12 मिनट का ये वीडियो मैंने अभी शूट किया होगा, इसके अंदर मैं ये बातें आपने पहले सीख ली होंगी। और मुझे लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, इस पार्ट को आप बहुत तेज स्पीड पे भी देख सकते हो, मतलब स्पीड बढ़ा लो, है ना, डबल कर लो, है ना, तो ये चीज़ें आपको तब भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब इसमें हम जो हमारा जो पॉइंट बनता है, अब आप बता दोगे, ठीक है ना, अब बता दोगे, इतनी मुझे उम्मीद है। अगर पेपर में कोई सवाल आया तो आप आसानी से बता दोगे, क्या बता दोगे कि ये पॉइंट कहां पर स्थित है। 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। क्वेश्चन देखो, सोचो जरा, अगर 0, 0 हो तो कहां होगा, बिल्कुल सीधी बात है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इसका मतलब ना तो x अक्ष से भी दूरी 0, y अक्ष से भी दूरी 0, तो ये घंटा घर वाली जो स्थिति थी मूल बिंदु पे है, ये कहीं चला ही नहीं, ये वाला मूल बिंदु, ये मूल बिंदु होता है। ठीक है ना, क्या होता है, मूल बिंदु। मैंने लिखा है कि 0, k, बताओ कहां होगा, x की वैल्यू 0 तो y अक्ष पे होगा, किस पे होगा, k कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो ये चीजें अब नहीं बात करेंगे, अब बढ़ते हैं यार क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है ना, क्वेश्चंस तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं थे, फर्स्ट टॉपिक के अंदर इंट्रोडक्शन में कोई क्वेश्चन थे ही नहीं। हम लोग बात करते हैं अब जो सेकंड टॉपिक था हमारा, वो था दूरी वाला सूत्र। किसका, दूरी, है ना आपके पास में, कौन सा सूत्र, दूरी का सूत्र, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो वो तो बात आपको पता होगी। तो बड़ा सिंपल तरीके से बात करेंगे कि अगर हमारे पास में 2 पॉइंट हो, कार्तीय तल में कहीं भी 2 बिंदु हैं, एक का वैल्यू x1 एक y1 है, समझ रहे हो, और दूसरे का पॉइंट हमारे पास x2, y2 है ना, आपके पास में सपोज कर लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अगर इनके बीच की दूरी हम लोग AB निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला याद रखेंगे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? इस फॉर्मूले के प्रूफ के चक्कर में जाना नहीं है, अगर जाना है तो जाओ डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो और कम से कम 45 मिनट, तब समझ में आ जाएगा प्रूफ क्या है। वैसे बेसिकली याद रखने में आपकी भलाई है, बोर्ड की परीक्षा बहुत करीब है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जिस टॉपिक में डिटेल में जाने की जरूरत है मैं बता देता हूँ आपको। कुछ लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है मास्टर साहब, तो कोई फर्क नहीं है, चाहे ये अप्लाई करो चाहे ये अप्लाई करो, ये 200% बात है कि आंसर दोनों में सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं होगा। ठीक मेरे भाई, अब इस फॉर्मूले से ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, इस पे सीधा एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1।
ये पेपर में भी आया है, वो कह रहा है कि 2,3 तथा 4,1 के बीच दूरी ज्ञात करो, या माइनस ले लो, यहाँ पे माइनस ही है, देख ले जरा कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है, के बीच क्या करनी है बेटा, दूरी ज्ञात करो, है ना। तो सीधी बात है यार, बड़ा आसान क्वेश्चन है कि हम लोग क्या करेंगे, x1 2 आ जाएगा, y1 3 आ जाएगा, क्योंकि x1 y1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, है ना। फर्स्ट पॉइंट को x1 y1, ये x1 ये y1, दूसरा x2 ये y2, तो x2 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू 1। ठीक है, दूरी निकालो इनके बीच की दूरी, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं दिया है, इसको सपोज कर लो p कह दिया, इसको कह दिया क्यू, तो p क्यू जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, कितना ये लगा लो, ये लगा लो, कोई नहीं, x1 माइनस x2 लगा लो यार, 2 माइनस -4, ठीक है, समझ रहे हो, का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, या जब पी क्यू आ जाएगा हमारे पास में, देखो इसको कर लो आप, 2 माइनस माइनस प्लस, और 6 का वर्ग हो जाएगा 36, प्लस 2 का वर्ग 4, है ना, अंडर रूट 40, है ना, अंडर रूट 40, या फिर इसको हम थोड़ा सा और कर सकते हैं, कैसे, 8 पंजे 40, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 5, है ना, 2 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 10 इकाई मतलब सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर होगा, मीटर होता है मीटर होगा, है कुछ इसमें नहीं है ना, आसान हो गया काम। ठीक है, अब ये तो था बड़ा सिंपल क्वेश्चन, अब ये भी बोर्ड में आया वैसे, अब मैं आपको इसी फॉर्मूले के ऊपर वो सारे सवाल करा रहा हूं, इसी वीडियो के अंदर खत्म करूंगा इस टॉपिक को, तो मैं अगले वीडियो के अंदर अगला रखूंगा, देखूंगा अगर कुछ बचे तो नेक्स्ट में ट्रांसफर कर लेंगे, जब लंबी वीडियो भी नहीं बनानी सही रहती। तो इस क्वेश्चन के बाद अब हम दमदार क्वेश्चन करते हैं, जो कि बोर्ड में बहुत ज्यादा आए हैं इस टॉपिक के ऊपर, ये क्लास 10th का ही टॉपिक है। चलिए इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो कि बिंदु ए बी से समान दूरी पर हो। तो सबसे पहली बात जो उसने कही है, एक्स अक्ष पर बिंदु, इसमें मेरी वो बात काम में आ गई जो मैंने इंट्रोडक्शन में किया था। तो माना बिंदु, देखो यहाँ पे मैं हल कर रहा हूं सवाल को, कि माना बिंदु क्या होगा, अगर हमने कहा है कि कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पर है, किस पर है, एक्स अक्ष पर है, यहां पे कोई है, तो ये सीधी बात है कि यहां पे हमेशा यार क्या आपको बताया था मैंने, अगर एक्स अक्ष पर है तो y का मान 0 होगा, यानी कि कोटि जो है कि वो 0 होगी, तो यानी कहने की बात अगर पहला x है तो दूसरा 0 होगा पॉइंट। माना बिंदु x, 0 है, और इस पॉइंट को आप P कह दो, क्या कह दो, P। अब हमें ये कहा गया है कि ये जो P है, कहीं पे भी होगा P, वो इस A और इस B से समान दूरी पर है, जितनी दूरी इसकी इतनी दूरी इसकी, अगर ये हमारे पास में 5 मात्रक है तो ये भी हमारे पास 5 मात्रक रहेगी। तो सीधी बात है कि इनकी दूरियां अगर समान हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले PA निकाल लेते हैं, फिर PB निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर रख देते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं PA निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, PA, और PA जो होगा वो होगा अंडर रूट PA। अब यहां पे थोड़ा सा लिखने का टेक्निक डेवलप करेंगे आप, ठीक है, कैसे, PA निकालना, तो P हमारे पास क्या है, x, 0 है ना, और ये A है हमारे पास 2, -5, चेक कर लो जो क्वेश्चन में दिया है। तो इसके अंदर हमारे पास जब इनके बीच की दूरी निकालूंगा मैं PA, तो ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, और ये x2 का काम करेगा, ये y2 का काम करेगा, है ना। तो हम रखेंगे x2 या फिर x1 माइनस x2, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 -5, है ना, तो यहाँ ब्रैकेट दो एक जगह नहीं लगा सकते ना, तो यहाँ पे मजेला ब्रैकेट लगा लो, है ना, आपके पास में का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, PA आ जाएगा हमारे पास में x -2 का होल स्क्वायर, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के चक्कर में मत रहना, माइनस माइनस प्लस, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, इसको इतना छोड़ दो। अब निकालो आप PB,
क्या निकालो, पीबी। पीबी का मतलब है पी जो x कोमा 0 है और हमारे पास जो b है, b क्या है हमारा -2,9 के बीच की दूरी निकाल लो, है ना। तो फिर x1 का काम ये करेगा, x2 का काम ये करेगा, y1 का काम ये करेगा, y2 का काम ये करेगा। तो x माइनस टू, ठीक है ना, आपके पास में का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो थोड़ा सा। पी बी बराबर आ जाएगा √x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस के 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में कितना, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब इसको आप फर्स्ट कह लो, इसको आप सेकंड कह लो, है ना, ठीक है ना, आपके पास में हटा दो इसको। अब हमें कहा गया है चूंकि जो पी पॉइंट हमने माना है वो ए और बी से समान दूरी पर है, तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ जो PA है दैट इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB है, तो हम लोग इनको बराबर रखते हैं, यानी कि √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर √x + 2 का होल स्क्वायर प्लस के 81। तो अंडर रूट हटाएंगे तो दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो बेटा क्या स्थिति बनेगी, देखो क्या बनेगी, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस के 25 बराबर x + 2 का होल स्क्वायर 81। ठीक है जी, हल कर लो, द्विघात नहीं बनेगी, टेंशन ना लो। इसका फॉर्मूला खोल लो, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, चेक कर लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 4x प्लस के 81। समझ में आ रही बात, इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा, इससे 4 से ये 4 कट जाएगा, और देखो इस 4x को उधर ले आओ, 4x माइनस के 4x बराबर 81 - 25, समझे नहीं, उसको मैंने उधर भेज दिया, माइनस के 8x बराबर आ जाएगा 81 में से आप 25 घटा लो, ठीक है, 81 में से 25 घटाएंगे तो 6 बचेगा यहाँ, और यहाँ पे बचेगा, और 7 में से 5 56, कितना आ जाएगा 56, 56, ओके। या x इज इक्वल टू मेरे पास में आ जाएगा 56 बटे माइनस का 8 या 68 56, x की वैल्यू माइनस का 7 आ जाएगी, ठीक है जी। तो जब x की वैल्यू -7 आ जाएगी तो बिंदु P जो बनेगा, तब P बिंदु जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, जो हमें निकालना है, बिंदु जो P है वो क्या बन जाएगा, x, 0 था तो -7, 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, -7, 0। तो आई थिंक ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए थोड़े से तैयार हो जाओ, इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे एक दमदार क्वेश्चन और है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोर्ड में 2019 में आया था, और बस आया था तो करें, ठीक है। क्या कह रहा है कि क्या बिंदु A B C हमें दिए गए हैं, A दिया है 3,2, B दिया है -2, -3 और C दिया है 2,3, एक त्रिभुज बनाते हैं। भाई देखो, अगर आपको 3 भुजाएं दी गई हों, क्या दी गई हों, इस क्वेश्चन से हटके थोड़ी बात करते हैं। सपोज कर लो आपके सामने एक तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की 3 भुजाएं दी गई हैं, और ये देखना है हमें कि इन तीनों भुजाओं से क्या एक त्रिभुज बन सकता है, क्या कंडीशन वो रहती है, कैसे बनेगा। तो उसका देखने का तरीका ये होता है, ये चीज ध्यान रखें कि बड़ी भुजा जो होती है, बड़ी भुजा वो हमेशा छोटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, छोटी, अन्य दो भुजाओं के योग से, अन्य दो भुजाओं का योग, ये कंडीशन होती है जिससे हम पता कर सकते हैं, अगर भुजाएं पता हो, ठीक है ना, तो कि त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता। कैसे, देखो अगर बड़ी भुजा हमारे, जैसे इसमें 6 है, 6 छोटा होना चाहिए 3 + 4 के, सबसे बड़ी भुजा 6 थी, वो 6 छोटा ही है 7 से, कंफर्म है, इसका मतलब इनको लेकर के 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को लेकर के एक त्रिभुज बनाया जा सकता है, ओके। सपोज कर लो इस बार माप हमें दी है कि 3,1,9 है, क्या इनसे कोई त्रिभुज बन सकता है,
एक भुजा 3 सेंटीमीटर की, एक 1 सेंटीमीटर की, एक 9 सेंटीमीटर की। तो बड़ी भुजा हमेशा छोटी होनी चाहिए, बड़ी भुजा 9 है, इन दोनों के योग से। 9 कभी छोटा हो सकता है 4 से, इसका मतलब कितने ही जोर लगा लेना 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर माप वाला त्रिभुज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे अभी देखते हैं क्या करते हैं। इसको करने का एक तरीका है, तो आप पहले एक त्रिभुज ऐसा हाइपोथेटिकल एक काल्पनिक त्रिभुज बना लेते हैं हम। और सपोज कर लो एक काल्पनिक त्रिभुज है, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट लिख लो कितने हैं, 3,2 है, और बी के कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे बी जो है, बी के कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया -2,-3 है, और सी के कोऑर्डिनेट 2,3 है। तो अगर मैं इस त्रिभुज की भुजाओं की नॉलेज ले लूं, यानी कि भुजाओं की माप ज्ञात कर लूं, तो फिर उस कंडीशन के हिसाब से, जो कंडीशन मैंने अभी डिस्कस की थी उसके हिसाब से बात बन जाएगी हमारी। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए बी, फिर निकालूंगा मैं बी सी, फिर निकालूंगा मैं ए बी बी सी, और फिर निकालूंगा मैं ए सी। इन तीनों में देखूंगा फिर मैं सबसे बड़ी कौन सी है, और सबसे बड़ी भुजा छोटी होनी चाहिए अन्य दो भुजाओं के योग से, तब चेक करेंगे। तो सबसे पहले ए बी निकालें। ए बी का मतलब है ए और बी के बीच की दूरी। ए और बी के बीच की दूरी का मतलब है कि अगर ये पॉइंट ए है, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास 3,2 हैं, और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास में कितने हैं, -2,-3 हैं। तो ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, और ये x2 का काम करेगा, ये y2 का काम करेगा, और दूरी वाला सूत्र सबसे ज्यादा काम में आएगा। तो x1 - x2, 3 माइनस प्लस, समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा है इस बार, 3 -2, 3 -2 तो +2 हो जाएगा ना, ओके, प्लस फिर आ जाएगा 2 माइनस प्लस के 3, तो आ जाएगा फाइनली ये आ जाएगा। इसको सॉल्व अगर कर ले हम, इसको थोड़ा नीचे निकाल लेंगे तो कि आगे लिखेंगे तो दिक्कत होगी। तो ये आ जाएगा 25 + 25, √50 आ गया। इसको इतना ही कर लो, छोड़ लो। √50 को वैसे हम 5 √2 लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब निकाल लो आप बी सी, क्या निकाल लो, बी सी। बी सी का मतलब है कि अब हम लोग बी है हमारे पास में ये पॉइंट -2, और सी पॉइंट है हमारे पास में 2,3। तो बी सी जब निकालेंगे x1 - x2, -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा √16 + 36। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, √52 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 52। इसको 50 ही रख लो, इसको 50 ही रख लो, बड़ा छोटा देखने में आसानी रहेगी। फिर आ जाएगा हमारे पास में ए सी जो होगा √ए सी का मतलब है कि ए और सी के बीच की दूरी, ए क्या है 3,2 है, और हमारे पास में 3,2 है, सी है 2,3 है ना। तो यह जाएगा हमारे पास में ए सी कितना आ जाएगा, x1 - x2, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, यह जाएगा √2। कितना आ जाएगा, √2। अब ये हमारे पास साइड्स आ गई इसकी, मैं इसको रफ करूं तो रफ कार्य था मेरे पास फाइनल जो चीज आई निकल करके, वो चीज निकल करके आई मेरे भाई, वो है कि जो ए बी है वो √50 है, ठीक है, और जो बी सी है वो √52 है, और जो आपके पास में ए सी है, ठीक है ना, ये वाली, वो √2 है। तो अब जो बड़ी भुजा, सबसे कौन सी बड़ी भुजा है, बी सी है। तो बी सी जो है वो छोटी होनी चाहिए ए बी + ए सी की। चेक करो क्या ये कंडीशन है, बिल्कुल है। √52 का मतलब क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये आएगा लगभग 7, क्योंकि आपको पता 49 √49 कितना होता है, भाग विधि से भी करके देख सकते हैं, लेकिन उस चक्कर में मत पड़ो, आइडिया लेना है सिर्फ। 7 होता है, तो √50 कितना आ जाएगा, √50 7 दशमलव कुछ आएगा ना, तो 7 दशमलव समथिंग, और ये भी आपके पास में 7 दशमलव कुछ ही आएगा, लेकिन इससे तो बड़ा ही आएगा, 50 से बड़ा कुछ आएगा। इसकी वैल्यू होती है √2 की वैल्यू होती है आपके पास में कितनी, 2, क्योंकि √4 की वैल्यू तो 2 होती है ना, और √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, याद आ गई मुझे।
तो 1.414। अब चेक कर लो इसका मान, जो बड़ी भुजा है, ठीक है ना, आपके पास में वो हमेशा छोटी होनी चाहिए। ये बड़ी भुजा जो है ये वाली, इन दोनों के योग से कन्फर्म है छोटी होगी। 7 में अगर 1 जोड़ोगे आप 8 ही हो जाएगा ना, चेक कर लो ना भाई। तो 7 दशमलव कुछ भी मान ले, 7 दशमलव ये 1 है, 7.2 है। तो अगर मैं इसमें इस वाली संख्या में ये वाली संख्या जोड़ूंगा, 7 का 8 हो जाएगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा, है ना। तो यानी कहने की बात ये तो संभव है कि त्रिभुज बनेगा, है ना। तो आपको लिखेंगे कैसे पेपर में, मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इस चक्कर में मत पड़े, यहाँ पे ऐसा करें, है ना। तो ये लिखेंगे यहाँ पे, यह है स्पष्ट है, यह है स्पष्ट है, स्पष्ट है क्या कि BC छोटा है ये, अतः त्रिभुज ABC संभव है, क्या है, संभव है, ठीक है। संभव का मतलब बन सकता है। अब किस प्रकार का है, किस प्रकार का मतलब समकोणीय है, अधिक कोणीय है, न्यून कोणीय है, वो बताना है। तो सबसे पहली बात है समकोणीय ही चेक कर लो। समकोणीय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है क्या कि बड़ी भुजा का वर्ग, आप क्या करें, बड़ी भुजा का वर्ग BC का वर्ग ज्ञात करें, कितना आएगा, BC का वर्ग कितना है, √52 का होल स्क्वायर, वो बराबर होगा √52 खाली 52, है ना। और अन्य दो का योगफल देख लो, अन्य दो के वर्गों का योगफल, तो AB का वर्ग कितना हो जाएगा, √50 का वर्ग, पूरा करो ना, प्लस AC का वर्ग, देखो कितना आएगा, √50 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग, तो आ जाएगा मेरे पास में 50 + 2, और ये भी कितना आ गया, 52। चेक कर लो, BC का वर्ग भी 52 है और AB + BC का वर्ग भी 52 है। यानी कहने की बात है कि BC का जो वर्ग है वो बराबर है AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो जा रही है। और पाइथागोरस प्रमेय तभी अप्लाई होती है अगर आपको लाइसेंस मिला हो, किसका, कि वो एक समकोण त्रिभुज हो। इसका मतलब त्रिभुज ABC, अतः यहां लिख देंगे, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कितना होता है, 90 होता है, और वो सबसे बड़ी भुजा के सामने का। तो BC के सामने कौन सा कोण है, B है, नहीं, BC के सामने जो सबसे बड़ा कोण A है, तो कोण A का मान भी आप दे सकते हैं 90 डिग्री होगा। बात हो गई यहाँ पर हमारी खत्म। बहुत बढ़िया सवाल थे। आई थिंक ये आज हमने इसमें किए हैं 3 क्वेश्चन। अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, जल्दबाजी में करना नहीं चाहता क्योंकि इसमें से पेपर में सवाल आता है। तो बेटे आज इतना ही रखते हैं, इसके 4-5 क्वेश्चन बाकी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। और आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा कवर इसमें कर देंगे, काम जल्दी ही इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।